क्या कहा? हाइट का रिलेशन है वेट के साथ? फादर की हाइट के साथ? इंडिया की स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है चाइना के साथ, यूएस के साथ? क्या आप भी मेरी तरह इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज हो गए हैं? इन क्वेश्चंस का सीक्रेट रिवील करेंगे आज की इस वीडियो में। जानेंगे क्या है कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। एक डेटा एनालिस्ट की लाइफ में बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे आपके पास टैबुलर फॉर्म में कुछ डेटा अवेलेबल है और आपको कुछ वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे राहुल की हाइट को प्रिडिक्ट करना है अगर बाकी के पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन हैं। देखिए, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में हमारे पास फॉर्मूले, रिलेशनशिप्स अवेलेबल रहते हैं जिनकी मदद से हम किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इसमें 2 घंटे लगेंगे। रियल लाइफ सिचुएशंस में जहाँ पे हम बहुत सारे पैरामीटर्स और डेटा के ऊपर काम करते हैं, इस तरह के रिलेशंस हर बार अवेलेबल नहीं होते। तो कैसे हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को यूज करते हुए यहाँ पे एक कैलकुलेटेड गेस यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन एक टूल है जो हमें इसमें मदद कर सकता है ये जानने में कि मैं राहुल की हाइट के लिए कौन सी वैल्यूज को यूज करूँ, उसके फादर की हाइट को यूज करूँ, हार्ट रेट को यूज करूँ, बॉडी वेट को यूज करूँ, ब्लड प्रेशर को यूज करूँ, हेयर लेंथ को यूज करूँ, क्या ये आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो कोरिलेशन से हमें ये आइडिया मिलेगा। तो हम पहले समझते हैं क्या है कोरिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सो दैट हम जो भी वैल्यूज या जो भी नंबर्स हम निकालें हमें उसकी बिल्कुल क्लैरिटी हो। तो फिर हम फाइनली वापस आएंगे राहुल की हाइट यहाँ पे प्रिडिक्ट करने वाले मैकेनिज्म। क्या होता है कोरिलेशन? कोरिलेशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स या कोई दो चीजें हैं जो आपस में वो रिलेटेड हैं या नहीं है, क्या उनमें कोई आपसी संबंध है या नहीं है, या वो महज एक इत्तेफाक है। क्या इसकी जैसे एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा। आप जनरली देखेंगे हाइट और वेट, किसी की हाइट ज़्यादा है तो वेट भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ता है तो हो सकता है उसके मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हों। तो हम कोरिलेशन के थ्रू समझ सकते हैं इस तरह के रिलेशंस। आइए जान लेते हैं कोरिलेशन के बारे में थोड़ा और। कोरिलेशन के कोफिशिएंट को हमेशा आर सिंबल से, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू हमेशा ही -1 और +1 के बीच में रहती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है और याद रखनी है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहता है। कोरिलेशन क्वांटिटेटिव डेटा जैसे मार्क्स, हाइट, एज, पॉपुलेशन जिसमें आपके पास टिक नंबर्स हों, आप उनको उसमें कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के थ्रू। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में। और अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है जैसे डांस के मार्क्स आ रहे हैं, ब्यूटी के मार्क्स आ रहे हैं, इंटेलिजेंस के मार्क्स हैं, सिंगिंग के मार्क्स हैं, उस तरह का डेटा जिसके बारे में अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, इस तरह की सिचुएशंस में मार्क्स के बजाय उनके रैंक्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मार्क्स को सॉर्ट करके रैंक्स अवार्ड कर दिए जाते हैं और उनके बीच में अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहें कि अगर एक जज ने किसी कैंडिडेट को इतने मार्क्स दिए हैं और दूसरे कैंडिडेट्स को इस तरह के मार्क्स दिए हैं तो क्या उनमें आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है। नेगेटिव्स और पॉजिटिव साइन से हमें ये पता चलता है कि दोनों का जो कोरिलेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स एक डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। जबकि इसके उल्ट अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका नेगेटिव आ रहा है -1 से लेके 0 के बीच में, तो इसका मतलब है उनके रिलेशन जो हैं वो आपस में इंडिया पाकिस्तान की तरह हैं। अगर एक लेफ्ट पे जाएगा तो दूसरा राइट पे जाएगा, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा हमेशा कम ही होगा। अब आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि डायरेक्शन से आपको या पॉजिटिव नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में आ रही है तो हम अगर उसका साइन इग्नोर कर दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें, 0 से लेके अगर एक वैल्यू है तो उसमें अलग अलग वैल्यूज का क्या क्या मतलब हो सकता है। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमें सिचुएशन के बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहिए कि जो कोरिलेशन आई है वो स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है कि वीक है। जनरली आप ये मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू 0.7 से ऊपर आ रही है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसका मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो आप दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं कि वो भी बढ़ेगा ही,
या अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा ही। जबकि अगर आपकी कोरिलेशन की कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में आ रही है तो ये एक मॉडरेट वैल्यू है कोरिलेशन की। इसका मतलब है कि बहुत कंक्लूसिव तरीके से या बहुत स्ट्रांगली हम ये बोल नहीं सकते कि दोनों जो चीजें आप स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। मतलब 50-50 सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसके उल्ट जब ये वैल्यू अगर 0.5, कुछ सिचुएशन में 0.4 भी इसको बोला जा सकता है, अगर 0.5 से नीचे आ रही है तो आप स्ट्रांगली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो की वैल्यूज का क्या क्या मतलब हो सकता है, पॉजिटिव का क्या मतलब हो सकता है, नेगेटिव का क्या मतलब हो सकता है, और अलग अलग रेंज में अगर ये वैल्यू आती है तो उसका क्या मतलब है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास दो तरह के तरीके हैं। क्योंकि मैं एक्सेल का यूज करने लगा हूं तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने के। सबसे पहला तरीका होता है कि हम दोनों वेरिएबल्स को एक्सेल में एक चार्ट के ऊपर स्कैटर डायग्राम में प्लॉट कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लें। अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है तो आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है तो आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो दोनों मैं आपको एग्जांपल दूंगा आज की इस वीडियो में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कैटर डायग्राम से। मैं ये आपको बताऊंगा कि हम स्कैटर डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। दो कॉलम्स जो जिसमें आपका डेटा है, दो वेरिएबल्स हैं, आप उन सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंसर्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप ये चार्ट्स सेक्शन में जहां पे सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं क्लिक कर दीजिए। और एक्सेल हो सकता है कुछ आपको सजेशंस खुद देनी शुरू कर दे, लेकिन आपने ऑल चार्ट्स में जाके यहाँ पे जहाँ पे स्कैटर डायग्राम अवेलेबल है उसमें जाके आपने वो वाला चार्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे नजर आ रहा हो आपको। तो यहाँ पे इसका टाइटल मैं ठीक कर लेता हूँ, टेस्ट स्कोर वर्सेस आवर स्टडी। तो हमारे पास ये स्कैटर डायग्राम आ चुकी है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो दो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। अगर कोई एक आधी वैल्यू जो इस सारे बॉक्स से बाहर जा रही हो या अब नॉर्मल सी नज़र आ रही हो तो उसको हम आउटलायर बोलते हैं, उसको इग्नोर कर देना बेटर रहता है। तो मुझे इससे ये आइडिया मिल रहा है कि जो मेरा दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है, आगे बढ़ रहा है दोनों। अगर ये मेरे स्टडी आवर्स हैं एक्स एक्सिस पे ये बढ़ रहे हैं तो मेरा जो मार्क्स है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और जो रिलेशनशिप है वो एक सॉर्ट ऑफ लाइन की शेप में है, इससे मुझे आइडिया मिल रहा है। तो इस तरह के हम केसेस में कोरिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं फटाफट आपको और बता देता हूँ कि स्कैटर डायग्राम से हमें और क्या क्या आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट लाइन पे हैं, एक आधी वैल्यू बाहर है। तो अब आप ब्रॉडली इसको बोल सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो इस तरह का है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक्ड अगर बढ़ती हैं फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है। हमारे पास एक और स्कैटर डायग्राम है और ये डॉट्स जो हैं वो सारी तरफ फैले हुए हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या लाइन में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आती है तो जब कोई लाइन नहीं है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं तो हम इस तरह की सिचुएशन को बोलेंगे कि वीक है या वीक कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। शू साइज और आईक्यू, आप ये इससे आइडिया ले सकते हैं कि दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और स्कैटर डायग्राम है। मैं इसे सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है। तो आप देखेंगे ये जो वेरिएबल्स है वो इस और ये सारी फॉर्मेशन जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और एक तो ये आगे बढ़ रही है, दूसरा ये जो रिलेशन है वो लाइन की शेप में है। तो हमें ये पता चलता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है और दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव है। तो ऊपर की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और लीनियर है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो इसको थोड़ा अब टेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें कंट्री वाइज पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं उस कंट्री के, उसकी परसेंटेज निकाल लूँ इंटरनेट यूजर्स की आउट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। तो वो कितने % लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लास्ट नहीं है, पर पर्सन जीडीपी कितनी है। तो क्या इंटरनेट अगर यूजर्स ज़्यादा हैं तो जीडीपी पर कैपिटा भी ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है। इसको आंसर करते हैं कोरिलेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे दोनों के बीच में स्कैटर डायग्राम।
और अगर उससे हमें आइडिया मिलता है फिर हम कोरिलेशन में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एक्सेल में कैसे फटाफट आप कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है और डेटा लास्ट तक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंसर्ट सेक्शन में वापस जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में वहाँ पे स्कैटर डायग्राम वाला चार्ट चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो एक्सेल आपको खुद भी सजेस्ट करना शुरू कर देगा, अदरवाइज यहाँ पे स्कैटर जहाँ पे अवेलेबल है आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जीडीपी, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है फटाफट इस चार्ट की। तो आप देखेंगे अगर इसको मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो ये जो सारी स्कैटर डायग्राम है वो इस पर्टिकुलर शेप में है और इस तरह से बढ़ रही है और एक लाइन के आसपास है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये तो डायग्रामेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसको क्या किसी टूल की हेल्प से सर्टिफाई किया जा सकता है? यस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर क्वांटिटेटिव डेटा हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो मैं यहाँ पे अब एक्सेल में आपको बताने लगा हूँ कि ये जो आर है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस आर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला कोरिलेशन का लगाना है। तो आपने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और CO कोरिलेशन लिखने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप 2-3 लेटर लिखेंगे एक्सेल आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो कोरिलेशन फंक्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए डबल और फॉर्मूला बार पे FX पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है एरे 1 फर्स्ट कॉलम कौन सा है। तो मैं जाके यहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा कॉलम बताना है तो दूसरा कॉलम मैं GDP वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी आ चुकी है? 0.85। और जैसे कि मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया था कि 0.5 से नीचे है तो वीक है, 0.5 से लेके 0.7 तक है तो मॉडरेट है, 0.7 से ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। ये जो वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट का कॉन्सेप्ट है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में इसको यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को बिलीव करने के लिए आप 0.7 की बजाय 0.75 या 0.8 वाली वैल्यू लें। लेकिन जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 0.7 से अगर ऊपर है तो आप इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो इसका मतलब है आपको ये आइडिया मिल रहा है कि अगर इंटरनेट यूज़र्स बढ़ेंगे तो देश की जो GDP है पर पर्सन या पर कैपिटा वो भी बढ़ेगी, राइट। तो आपको एक इंसाइट मिल गई इस डेटा से। अब एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये तो हम सारे जानते हैं कि इंडिया जो है आज की डेट में अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है और हमारे काफ़ी सारी कंट्रीज़, मेजॉरिटी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस नहीं हैं अच्छे। तो क्या कोरिलेशन हमें इंडिकेटर्स देती है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास है जो इंडिया का इंडेक्स निफ्टी 50 का, मैंने 1 साल का पूरे का डेटा लिया है 2023 का। और दूसरा मेरे पास कॉलम अवेलेबल है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जो आप कह सकते हैं कि चाइना का जो स्टॉक इंडेक्स है, जो शेयर मार्केट इंडेक्स है, वो है मेरे पास। स्कैटर डायग्राम हमें क्या सजेस्ट कर रही है आप देखेंगे। जैसे जैसे आपका ये जो नीचे वाला है वो इंडिया का है, जैसे इंडिया का आगे बढ़ रहा है तो जो चाइना वाला जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब चाइना पीछे नीचे आता जा रहा है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट बढ़ने के साथ साथ चाइना की स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही उल्टा डायरेक्शन में नीचे की ओर आती जा रही है। तो आप गेस कर सकते हैं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट और चाइना की स्टॉक मार्केट का जो कोरिलेशन है वो किस तरह का होगा। और इसको मैं सर्टिफाई कर देता हूं। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसी तरह से इक्वल टू का साइन प्रेस करिए, कोरिलेशन टाइप करिए और क्लिक कर दीजिए। अब आपने एरे 1 मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लिया जो इंडिया का इंडेक्स है, और फिर एरे 2 में क्लिक करके वापस यहाँ पे
चाइना का जो SSE शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये वैल्यू आ चुकी है -0.78। नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन का मतलब है कि अगर दोनों में जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है। इंडिया पाकिस्तान की मैंने एग्जांपल दी थी आपको। इसका मतलब एक अगर लेफ़्ट जाएगा तो दूसरा राइट जाएगा, तो एक अगर आगे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे इंडिया की मार्केट आगे जा रही है, स्टॉक मार्केट आगे जा रही है, चाइना की स्टॉक मार्केट नीचे आती ही जा रही है। इसको थोड़ा और एग्जांपल्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू इंडिया और US। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों की जो मैंने निफ्टी और नेस्डेक जो US का है स्टॉक इंडेक्स, उसको प्लॉट करने की कोशिश करी है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और हम फार्मूला लगा के यहाँ से फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो कोरिलेशन है वो किस तरह की है। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो दोनों के बीच में वैल्यू आई है वो 0.89 आई है। एक तो इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के टाइम पे एक साथ बढ़ते हैं, कम होने के टाइम पे एक साथ कम होंगे। और पॉइंट फाइनली एक और एग्जांपल, नैस्डैक और जो US का स्टॉक एक्सचेंज है और चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी आपस में प्लॉट किया है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी सारा स्कैटर्ड है, एक जगह पे नज़र नहीं आ रहा है आपको। लेकिन अगर मैं कुछ आउटलायर्स को इग्नोर कर दूं तो ये ब्रॉडली इस तरह की शेप है। मतलब कि अगर ये वाली आगे बढ़ रही है जो कि नैस्डैक है एक्स एक्सिस पे, तो चाइना वाली फिर नीचे आती जा रही है। तो US की स्टॉक मार्केट के साथ भी जो चाइना का है वो हमें स्कैटर डायग्राम बता रही है कि नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि उम्मीद थी नेगेटिव है कोरिलेशन, -0.6 है। तो माइनस साइन का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा डेफिनेटली कम हो रहा है। लेकिन जो ये किस रीजन में लाई करता है 0.6, ये मॉडरेट रीजन में लाई करता है। इसका मतलब बहुत कंक्लूसिवली ये नहीं बोला जा सकता कि एक के बढ़ने से दूसरे का कम होना लाजमी है इस केस में। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। एक और बोनस एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंडेक्स से इंटरेस्टेड हैं और कई बार हम क्या करते हैं, एक ही कंपनी के सारे शेयर्स, अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड है उसके अलग अलग स्टॉक्स हैं तो हम सारे वो अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं। उसका आपके पोर्टफोलियो पे क्या रिस्क हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR का मैंने जो 1 साल का डेटा है 2023 का वो स्कैटर डायग्राम पे भी प्लॉट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा बिना किसी डाउट के एक साथ ही आगे बढ़ रहा है, राइट। तो और लाइन की फॉर्म में बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका कोरिलेशन कैलकुलेट करें R तो कितना आएगा, कोई गेस? तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव 0.96 कोरिलेशन आई है। टाटा मोटर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा ही होगा। तो इसका मतलब है अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में दोनों स्टॉक ले रखे हैं तो ये आपके लिए एक रिस्क हो सकता है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना सीख लिया है और इसके बारे में जान भी लिया है। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि किस तरह के कंक्लूजन है जो कोरिलेशन के साथ नहीं कंक्लूड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोरिलेशन इज नॉट अ कॉजेशन। मतलब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सिटीज़ का डेटा उठाया और वहाँ पे च्युइंगम सेल्स निकाली और उन सिटीज़ में नंबर ऑफ क्राइम्स भी आपके पास डेटा अवेलेबल है और लेट अस से कि आपकी जो कोरिलेशन है दोनों में स्ट्रांग आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर च्युइंगम सेल बढ़ रही है और नंबर ऑफ क्राइम्स भी साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब च्युइंगम सेल बढ़ना ही क्राइम बढ़ने की एक कारण है? च्युइंगम सेल को कम कर दिया जाए तो क्राइम्स भी कम हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों के पीछे कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स, जिसकी वजह से दोनों ही बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हम कह सकते हैं कि हो सकता है उन सिटीज़ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही हो जिसकी वजह से च्युइंगम सेल्स भी बढ़ रही हो और नंबर ऑफ क्राइम्स भी बढ़ रहे हो। तो कभी भी कोरिलेशन को कॉजेशन या कारण समझने की गलती नहीं करनी है आप। कोरिलेशन हमेशा उन तरह की सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो, स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो,
अगर आप देखेंगे इस एग्जांपल में जो स्कैटर डायग्राम है वो मुझे आइडिया दे रही है कि जो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है वो ऑलमोस्ट पैराबोलिक या कर्व टाइप का है। तो कर्व वाली सिचुएशन अगर आ रही है तो आपने ये कोरिलेशन की हेल्प से हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी लाइफ सिचुएशंस में या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में रिलेशनशिप लीनियर होते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस में जो कोरिलेशन है वो एक्चुअल में आपकी हेल्प कर पाएगी। उम्मीद है कि आपने कोरिलेशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना को क्लियर हुआ है तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्विज बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्लिक करके कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 मिनट से भी कम टाइम लेंगे, तो आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं। फाइनली मैं वापस आ गया हूँ उसी शीट पे। अब कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझ लिया है। मैं अब यहाँ पे हाइट ऑफ अ पर्सन का इस कॉलम का कोरिलेशन बाकी सारे पैरामीटर के साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ एक एक करके, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह की कोरिलेशन है और हमें कौन से टूल को यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे मैंने हाइट ऑफ ए पर्सन और हाइट ऑफ अ फादर उनके बीच में कोरिलेशन लिख ली है, जो इस डेटा के हिसाब से 0.85 आई है। इसका मतलब है पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। हार्ट रेट के साथ यहाँ पे नेगेटिव है और मॉडरेट है। बॉडी वेट के साथ भी पॉजिटिव है बट वीक है, और यहाँ पे मॉडरेट है लेकिन नेगेटिव है, और यहाँ पे भी मॉडरेट है और पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से ये आइडिया मिल रहा है कि हाइट ऑफ जो पर्सन है राहुल है वो स्ट्रांगली को रिलेटेड है उसके फादर की हाइट से। तो हम फादर की हाइट को यूज़ करते हुए गेस कर सकते हैं राहुल की हाइट को। अब ये तो हमें पता चल गया कि दोनों में ये रिलेशन जो है वो स्ट्रांग है, और हमें उसके फादर की हाइट को एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं राहुल की हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो कोरिलेशन ने आपकी यहाँ तक मदद कर दी है। अब इसके आगे उस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, उसके लिए दोस्तों आपको जानना पड़ेगा रिग्रेशन के बारे में। क्या होती है रिग्रेशन, उसके बारे में आप बताएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपकी इस ट्यूटोरियल पे फीडबैक है, राय है, आपको किस तरह का लगा ये ट्यूटोरियल, क्विज आपको किस तरह का लगा, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें अपनी फीडबैक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को या मैं किसी और चीज़ को अच्छे से और एक्सप्लेन करूं, तो वो भी आप अपनी राय हमें कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।